और आइए आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ग्लोबल बाजारों में मची खलबली की खबर से। तो क्रेडिट स्विस बैंक का संकट दुनिया भर के बाजारों पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, दुनिया भर के बाजारों में तेज गिरावट दिख रही है। यूरोप के ज्यादातर बाजार 2 से 4% गिरकर बंद हुए हैं। अमेरिकी बाजारों में जोरदार धुनाई चल रही है। कमोडिटी मार्केट भी ठंडा है। ब्रेंट क्रूड जैसा आपको हमने बताया $75 के करीब आ चुका है। ग्लोबल मार्केट में आई ये गिरावट क्या कहती है, ये क्या संकेत दे रही है, कल हमारे बाजारों पर इसका कैसा असर पड़ेगा, ये जानने के लिए इस वक्त रुख करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी का। अनिल सर, दुनिया भर के बाजारों में यह हड़कंप क्यों मचा हुआ है? सिर्फ क्रेडिट स्विस कारण है या सर कुछ और कारण? देखिए दीपक, बाजारों का मूड तो पहले से ही खराब है, राइट। जब से ये एसवीबी वाला मामला आया तब से बाजार बड़े ढीले ढाले हो गए और लगातार गिर रहे हैं। हल्की फुल्की रिकवरी आती है तो इस दम पर आती है कि चलिए बैंकिंग सिस्टम संभल जाएगा, और जो यूएस फेड ने और अमेरिका की सरकार ने जो एक्शन लिया उससे थोड़ा सा ऐसा लगा कि मामला कल संभलता हुआ दिख रहा है। अब अचानक से आज फिर से एक जो खबर आई कि भाई जो क्रेडिट स्विस जो काफी समय से मुश्किलों में है, लंबे समय से लोग अंदाजा लगा रहे थे कि क्रेडिट स्विस का आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। 6-8 महीने पुरानी बात है, तब से इसके ऊपर सवालिया निशान लगे हैं। अचानक से आज एक इंटरव्यू में इनके सबसे बड़े शेयर होल्डर्स ने कहा कि भाई अब हम आगे और पैसा क्रेडिट स्विस को मदद के तौर पर किसी भी हिसाब से देंगे नहीं। बस ये बयान आते ही क्रेडिट स्विस के शेयर तेजी से घटने लगे, और अब लोगों को लगा कि इसका मतलब अगर क्रेडिट स्विस का सबसे बड़ा शेयर होल्डर उस पर भरोसा नहीं रखता तो बाकी लोग, बाकी बाजार के इन्वेस्टर्स क्यों रखें। और इस दम पर जो क्रेडिट स्विस से जो मामला शुरू हुआ वो पूरे मार्केट में फैलता हुआ दिखा है। अब दो चीजें हैं दीपक, एक तो कि क्या क्रेडिट स्विस का मामला ऐसा है कि जैसा जो किसी को पहले पता नहीं था, जैसे एसवीबी अचानक आया, किसी को आइडिया नहीं था कि एसवीबी जैसा बैंक उड़ सकता है या इसमें इस तरह की तकलीफें आ सकती है। लेकिन क्रेडिट स्विस का मामला ऐसा है कि पिछले 4-6 महीनों से लगातार इसकी चर्चाएं चल रही थी कि ये बैंक बड़ी मुश्किल में है या ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन मुश्किल में है। जनरली बाजार में जिन चीजों का पता होता है उस पर रिएक्शन बहुत जरूरत से ज्यादा नहीं होता है, लेकिन क्रेडिट स्विस पर रिएक्शन की वजह सबसे बड़ी है कि इसकी साइज, इतनी बड़ी साइज का अगर बैंक और वो उड़ता है तो उसका असर न सिर्फ क्रेडिट स्विस के बंद हो जाने से होता है, उसका असर बड़ा दूर तक फैलता है, उनके डिपॉजिट होल्डर्स पर फैलता है, उनके जो देनदार हैं, लेनदार हैं, कस्टमर्स हैं, तो उसका और बाकी दूसरे पूरे बैंकिंग सिस्टम पर फैलता है। तो उस लिहाज से जो रिएक्शन आ रहा है अमेरिकी बाजारों का वो इसी को देखकर आ रहा है, और चूंकि ज्यादा कारोबार यूरोप में है और यूरोप के बाजार भी काफी इसी वजह से तेजी से घटकर बंद हुए, तो सबसे बड़ी बात है कि बड़ी साइज के एक ऑर्गेनाइजेशन के मुश्किलों में पड़ने की खबरें हैं। हालांकि अभी तक और कोई खबरें ऐसी नहीं आई कि जिसकी वजह से आप कहें कि ये डूब रहा है या बंद हो रहा है, लेकिन सबको डर है कि हालत खराब है, और ऐसे में अगर बड़े इन्वेस्टर्स हाथ खींचने की बात करते हैं तो फिर मामला किस तरह से बिगड़ता है वो आप देख रहे हैं इस वक्त दीपक। सर, तो सर अमेरिका के 2 बैंक जैसा हम देख ही रहे हैं कि डूब गए। अब क्रेडिट स्विस पर दबाव जैसा आप बता रहे हैं कि पूरी तरह से अब एविडेंट है, तो भाई लग तो कल भी ऐसा ही रहा था कि एसवीबी का मामला अब निपट रहा है। अमेरिकी फेड ने कह दिया इसको जितने पैसे चाहिए लेके जाओ, आपको डिपॉजिट आपकी सेफ है, हम पूरा का पूरा तुरंत देंगे, टुकड़ों में भी नहीं देंगे। अमेरिकी सरकार ने भी कहा बाकी बैंकों को पैसा चाहिए, बहुत मिनिमम रेट पर हम आपको पैसा उपलब्ध करवा रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं। लगा कि सब कुछ ठीक, और ये अचानक से आज क्रेडिट स्विस वाला मामला एक छोटे से स्टेटमेंट से बढ़ गया। सो अब है ना दीपक, ऐसी सिचुएशन में ये कहना कि यहीं पर डूब जाएगा, यही खराब है, या यहाँ से और खराब या अच्छा हो सकता है, बड़ा मुश्किल काम है। नेक्स्ट कौन होगा, कैसे होगा, पता नहीं, हो सकता है कोई भी ना हो, और हो सकता है क्रेडिट स्विस भी बच जाए। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि अभी तक क्रेडिट स्विस का कंफर्म ही हो गया कि ये तो डूबने वाला ही है। मुश्किल में है, ये आज से नहीं महीनों से पता है, और मुश्किलें बढ़ सकती है या कम हो सकती है ये वक्त बताएगा। लेकिन अब किसी का भी नंबर कभी भी आ सकता है। कुछ और बैंक है, आज देखिए अमेरिका में 25 बड़े बैंक है और 850 छोटे बैंक है। अब इन छोटे बैंकों में से अगर किसी का मूड फिर से खराब हो जाए कि ना हमें तो इन बैंकों में पैसा नहीं रखना है, या जो भी है, अगर इन्होंने किसी ने इन बैंकों को उधार दिया है वो मांगना शुरू कर दे, तो कहाँ से कौन सी खबर खराब आ सकती है ये कहना मुश्किल है। ठीक है, अपने सिंपल फॉर्मूला ये रखना है कि 22 मार्च तक कड़ी नजर रखनी है। 22 मार्च को फेड की मीटिंग है। फेड की मीटिंग में काफी कुछ, एक बार फेड की मीटिंग के बाद अंदाजा लगेगा कि फेड का ओवरऑल असेसमेंट अमेरिकी इकोनॉमी को लेकर, अमेरिका के बैंकिंग सिस्टम को लेकर किस तरह से निकल कर आ रहा है। कितनी बड़ी तकलीफें हैं या छोटी तकलीफें हैं। एक्चुअली मैं बताऊं, आप और हमारी बात छोड़ दीजिए,
खुद फेड को नहीं पता होगा कि अंदर कितनी दिक्कतें आ सकती है, कितनी दिक्कतें हैं। अचानक किसी एक बड़े इन्वेस्टर का मन बिगड़ जाए, किसी एक बड़े क्रेडिटर का मन हो जाए कि मैं पूरा पैसा वापस लूंगा, कोई अचानक से एक क्रेडिटर आकर पूरे बॉन्ड बेचने लगे, या जो लोन किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया बोले मुझे तो पूरा वापस दीजिए, तो ये क्रेडिट साइकिल कहाँ रुक सकता है, ठप हो सकता है, ये अंदाजा किसी को नहीं है। तो हो सकता है बुरी खबरें ना भी आए और हो सकता है फैलती हुई भी दिखे। तो इस बारे में दोनों अलग अलग राय है और पक्के तौर पर कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, इस वक्त जो डर का माहौल है और डर के माहौल में ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि और बुरी खबरें आ सकती है और आपको उसके लिए तैयारी रखनी ना आए, ये उम्मीद करिए, लेकिन आने की तैयारी रखिए। तो इस वक्त बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। खराब खबरों का दौर खत्म हो गया है। क्रेडिट स्विस के साथ ये कहना बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। एब्सोल्युटली सर। सर, हमारे बैंकों के एडीआर पर भी दबाव दिख रहा है। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस, आईसीआईसीआई, इन पर दबाव साफ दिख रहा है सर एडीआर पर। तो हमारे बाजारों पर इस संकट का कैसा असर दिखेगा सर अब? देखिए, एक तो है ना, हमारे पास अपनी खुद की ताकत अभी इस वक्त है ही नहीं। हमारे इन्वेस्टर्स का न खरीदने का बहुत मन है, न ताकत है, अच्छा न सेंटीमेंट है। देखिए, खाली है ना ग्लोबल मार्केट्स की समस्या हो तो आप संभाल भी लें कि चलिए जितना अमेरिका घट रहा है हम भी घट लेते हैं उनके साथ, अब बढ़ रहा है तो हम थोड़ा बहुत बढ़ जाते हैं। तो घटने में तो हम पूरा साथ दे रहे हैं, पूरे मतलब जोर से, कि जितना अमेरिका खराब हो अपने भी खराब हो जाते हैं। लेकिन जब बढ़ने की बारी आती है तो हमारे मार्केट बिल्कुल ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बस हरे निशान में दिखने चाहिए और बिकवाली शुरू हो जाती है। और ये बिकवाली आ रही है फॉरेन फंड्स की तरफ से, ये बड़ी चिंता की बात है। तो हमें दो समस्याओं से जूझना है, एक दुनिया भर के बाजारों की कमजोरी और दूसरा विदेशी निवेशकों की तेजी बिकवाली। तो आप देखिए ना, रोज डायरेक्शनल तौर पर 5-5 हजार करोड़ के आसपास की, 6-6 हजार करोड़ की बिकवाली जब विदेशी फंड कर रहे हैं तो आप संभालेंगे कैसे? पिछले साल बड़ी बिकवाली हुई थी 2022 में, हमने संभाले क्योंकि उस वक्त सेंटीमेंट अच्छा था, मूड अच्छा था, ऐसा लगता था कि आज नहीं खरीदेंगे तो मार्केट कल ऊपर जाएंगे। इस साल मुश्किल से जनवरी से लेकर अब तक 45 हजार करोड़ की बिकवाली एफआई ने की है। लेकिन इस बार सेंटीमेंट बहुत बिगड़ा हुआ है, किसी को उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं कि आप तुरंत ऊपर जा सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, उन्हें लगता है आज नहीं कल खरीदेंगे तो ज्यादा सस्ता मिलेगा। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से भारतीय बाजार थोड़े कमजोर है। अब बैंक शेयरों की ज्यादा गिरने की वजह यही है कि अमेरिका में बैंकिंग संकट ज्यादा दिखता है, तो और हमारे यहाँ वैसे भी ज्यादा बढ़े हुए बैंक हैं, तो चलिए जहाँ प्रॉफिट है या जहाँ कम गिरे हुए स्टॉक है वहीं पर बिकवाली की जाए। इसलिए हमारे एडीआर भी उन पास साथ देने के लिए गिर रहे हैं साथ साथ। सर, एक आखिरी सवाल। जैसा आपने बताया कि मूड माहौल तो काफी दिनों से खराब है, लेकिन ये संकट तात्कालिक है सर, या लंबा खींचेगा, या पैचेज में आता जाता रहेगा सर? आज आप है ना बड़े मुश्किल मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं। इनका तो अभी मिलिए मुझे। आज इसका जवाब मेरे पास होता। दीपक देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि ये बताना ही बड़ा मुश्किल काम है कि ये छोटा संकट है या बड़ा। कई लोग इसे 2008 के संकट के तौर पर मान कर चलते कि 2008 में भी ऐसा ही हुआ था। जब शुरुआत हुई थी तो लोगों को लगा कि नहीं यार छोटी सी बात है, हो जाएगा सब ठीक, बाद में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, निपट लेंगे, बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद बड़ा हो गया। अब इस बार भी कई बार लोग मान रहे हैं कि 2008 में भी इसी तरह से शुरुआत हुई थी, किसी एक छोटी चीज से बड़ी हो गई। लेकिन एक चीज जो 2008 और इसमें बड़ा फर्क है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि 2008 वाला मामला इस बार नहीं होना चाहिए, वैसा बड़ा संकट नहीं होना चाहिए। उसकी बड़ी वजह एक है दीपक, और वो ये कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक और सरकारें एक साथ है। किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, क्योंकि आपने देखा कोविड के वक्त कैसे दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ने तेजी से ब्याज दरें घटाई, सिस्टम में लिक्विडिटी डाली, और जो इकोनॉमी सारी की सारी दुनिया की बैठ सकती थी वो एक बार उन्होंने बचा ली। अब वो बचाने के बाद अब महंगाई वाला मामला आ गया, बढ़ती हुई महंगाई, उसको काबू में लाना है तो सारे सेंट्रल बैंक सब ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस वक्त अगर सब सेंट्रल बैंक और सरकारों को, जो खासतौर से बड़े डेवलप कंट्रीज हैं, बड़े देश हैं, उनको ये लगता है कि अगर ज्यादा हमने ध्यान नहीं दिया, तुरंत ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है मामला 2008 जैसा हो जाए, तो वो बड़ा मामला मुश्किल हो सकता है। तो अब इस दिशा में तुरंत कदम हुआ है, एक्शन पूरा लिया है, और हो सकता है अगर कुछ और ऐसी चीजें आएंगी तो तुरंत सरकार और सेंट्रल बैंक एक्शन लेंगे। तो मेरा ये मानना है कि इस बार ज्यादा अनुभव है सेंट्रल बैंक के पास और सरकारों के पास, और इसलिए इस तरह के संकट से निपटने के लिए वो जल्दी और तेजी से काम करेंगे। इसलिए मुझे लगता है 2008 जैसा संकट तो हम बचा लेंगे, वैसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, इक्का दुक्का चीजें आती रहेंगी, ये बात तो तय है। कब कहाँ
छोटा मोटा एक्सीडेंट, कहाँ से वो स्केलेटन बाहर निकल कर आए, ये कहना मुश्किल है। इसलिए इसका जवाब नहीं, हम उम्मीद कर सकते कि और ना आए बस पूरी, लेकिन नहीं आएगी ये दावे के साथ कहना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक और चीज दीपक मैं जो जोड़ना चाहूंगा यहाँ पर, अब इस तरह के माहौल में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स बहुत डरे होते हैं। तो ट्रेडर्स के लिए तो राय एकदम साफ है कि आप अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी को कम रखें और ओवरनाइट तो बिल्कुल कम रखें। स्पेशली लॉन्ग साइड पर अगर आप हैं तो रिस्क नेचुरली ज्यादा है। जहाँ तक इन्वेस्टर्स का सवाल है, अब दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक तो वो सोचते हैं कि भाई और खराब हो रहा है, मैं सब बेच के निकल जाऊं क्या। तो अब आप बेचने के लिए काफी हद तक आप लेट हो चुके हैं। भले इंडेक्स लेवल पे आपको लगे कि ज्यादा नहीं घटे, 1000-1200 पॉइंट घटे तो बोलता ज्यादा लेट हो गए, लेकिन स्टॉक्स के लिहाज से देखेंगे तो स्टॉक्स तो अपने ऊपरी लेवल से 20-30-40% करेक्ट कर चुके हैं। तो 40% नीचे आप स्टॉक बेचकर कैसे वापस ले पाएंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल काम है। रहा सवाल नए निवेशकों का, उनके लिए दो ही चीजें इस वक्त जरूरी है। पहला, आपको जो भी इन्वेस्टमेंट है आप उसकी क्वालिटी चेक कर लीजिए। आपके पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर हैं तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट के मूल माहौल के साथ शेयर घटते बढ़ते हैं तो आप आराम से होल्ड करिए। नया पैसा लगाना चाहते हैं तो धीमे धीमे टुकड़ों में अच्छी क्वालिटी के शेयरों में, लार्ज कैप शेयरों में लगाइए, और स्पेशली उन शेयरों में लगाइए जिनका दुनिया भर के बाजारों में दूसरे देशों में एक्सपोजर या बिजनेस कम है। यानी कि भारत पर जो निर्भर है जो बिजनेसेस, उनमें आपको थोड़ा पैसा लगाना चाहिए और धीमे धीमे लगाना चाहिए। ऐसा एक ही बार में हड़बड़ी में सारा पैसा डाल दे कि वापस ये भाव नहीं आएंगे, वैसा नहीं है। और नहीं आए तो कोई बात नहीं, जितना लगा उतने में ही पैसा बन जाए, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में पैसा लगाने की राय है। और एक इंस्टॉलमेंट आपकी कल के पैनिक में जानी चाहिए। अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो कल अगर आपको समझिए 16,750 800 के आसपास अगर निफ्टी मिलता है तो डेफिनेटली ये वो अच्छा लेवल होगा जहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर। और आपने कहा कि मुश्किल सवाल मैंने पूछे सर, ये तो चिंताएं हैं, ये तो जज्बात हैं दर्शकों के, जो वो चाहते हैं कि ऐसे हालात में अनिल सिंघवी जी आएं और कम से कम उन्हें एक दिशा दिखाएं। तो जैसा अनिल सर कह रहे हैं कि चिंताएं कब दूर होंगी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अनिल सर की कमेंट्री से, उनके विश्लेषण से एक दिशा जरूर मिली होगी इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और बाकी कल सुबह आप कमेंट्री सर की जरूर सुनिएगा हमेशा की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। थैंक यू सर। धन्यवाद। चलिए दिन भर क्या हुआ जरा इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं, टॉप न्यूज देख लेते हैं। संसद सत्र के तीसरे दिन भी भारी हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेता जहां अदानी मामले की जांच के लिए जेपीसी की मांग पर अड़े रहे, वहीं बीजेपी के सांसद लंदन में दिए गए बयान को लेकर राहुल गांधी से माफी की मांग पर डटे हुए हैं। सत्र स्थगित होते ही विपक्षी सांसद मार्च के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें ईडी ऑफिस से 2.5 किलोमीटर दूर विजय चौक पर ही रोक लिया। सांसद ईडी ऑफिस नहीं जा सके। करीब 25 मिनट तक विजय चौक पर ही प्रदर्शन करने के बाद सभी नेता संसद की ओर लौट गए। विपक्ष के मार्च को रोके जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने 200 सांसदों को रोकने के लिए 2000 पुलिसकर्मियों को लगा दिया। खड़गे ने यह भी कहा कि वो बात लोकतंत्र की करते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन को भी रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ ईडी के ऑफिस जाकर अदानी मामले की जांच के लिए शिकायती चिट्ठी देना चाहते थे। हालांकि प्रदर्शन में एनसीपी और टीएमसी शामिल नहीं हुई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है। इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में भारत का अपमान किया, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी की पीएम मोदी से नफरत अब देश के प्रति नफरत में बदल गई है। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाला केस में लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती को जमानत मिल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर तीनों को जमानत दी। इस मामले की अब 29 मार्च को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ईडी के समन के खिलाफ तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी कविता की याचिका को स्वीकार कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट 24 मार्च को इस मामले की सुनवाई करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। ईडी ने कविता को दिल्ली शराब नीति मामले में दोबारा पूछताछ के लिए 16 मार्च यानी कल बुलाया है। इस बीच कविता ने कहा कि जो भी पीएम मोदी के खिलाफ बोलता है उसे बुलाया जाता है और सवाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि वो लड़ेंगी, जब भी ईडी बुलाएगा वो जाएंगी और जवाब देंगी। विदेशी वकील और विदेशी लॉ फर्म अब भारत में भी लॉ प्रैक्टिस कर पाएंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस बात के लिए राजी हो गया है। वकीलों की संवैधानिक बॉडी बीसीआई ने देश में इनके रजिस्ट्रेशन
के नियमों को जारी कर दिया है। इस फैसले के बाद अब विदेशी वकील और लॉ फर्म भारत में इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन से जुड़े मामलों को देख पाएंगे। बीसीआई के मुताबिक इससे भारत में कानूनी पेशे को मजबूती मिलेगी और ये भारतीय वकीलों के लिए भी फायदेमंद होगा। बीएसपी प्रमुख मायावती ने यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला है। अखिलेश यादव ने पिछले दिनों बीएसपी और बीजेपी को बीजेपी की बी टीम बताया था। इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी की ओर से आरोप लगाना गलत और विद्वेषपूर्ण है। मायावती ने आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी, सपा और कांग्रेस सभी घोर जातिवादी और बहुजन विरोधी पार्टियां हैं। उन्होंने कहा कि यूपी और देश ये भी देख रहा है कि कौन किसकी बी टीम रही है और अभी भी उसी रूप में सक्रिय है। शिवसेना के चुनाव चिन्ह के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने जवाब दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई है। कोर्ट में दाखिल किए गए जवाब में चुनाव आयोग ने शिंदे खेमे को चुनाव चिन्ह आवंटित करने के अपने फैसले को सही ठहराया। आयोग ने कहा कि ये काफी सोच समझकर लिया गया फैसला है। आयोग ने कहा कि इसमें उद्धव खेमे की ओर से उठाए गए सभी मुद्दों को सुना और समझा गया। चुनाव आयोग का कहना है कि उसने अपने अधिकारों के दायरे में रहकर यानी कि अर्ध न्यायिक हैसियत से आदेश पारित किया था। एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को आमंत्रित किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल में नई दिल्ली में एससीओ की रक्षा मंत्री स्तर की बैठक होने वाली है। इसके लिए भारत ने पाकिस्तानी विदेश कार्यालय में औपचारिक निमंत्रण भेजा है। हालांकि इस संबंध में पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। इस साल भारत शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता कर रहा है और इसी क्रम में विदेश मंत्रियों की बैठक मई में गोवा में होगी, जबकि रक्षा मंत्रियों की बैठक अप्रैल में नई दिल्ली में होगी। महाराष्ट्र के अहमदनगर के एक एमबीबीएस छात्र की H3N2 वायरस से मौत की खबर है। छात्र कोविड और H3N2 दोनों से पीड़ित पाया गया था। खबरों के मुताबिक 23 साल का युवक पिछले हफ्ते दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने कोंकण के अलीबाग गया था। लौटने के बाद तबीयत बिगड़ी तो कोविड-19 पॉजिटिव मिला। उसके बाद उसे अहमदनगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। उनके पोस्टमार्टम से पता चला है कि उनके खून में H3N2 वायरस पाया गया था। और आइए अब शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरीज। अब तक आपने देश की अदालतों में भारतीय वकीलों को ही दलील देते देखा और सुना होगा, लेकिन अब आने वाले दिनों में कोर्ट में विदेशी वकील भी नजर आएंगे। आपका केस लड़ेंगे और जज साहब के सामने दलील भी देंगे। दरअसल बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने विदेशी वकीलों, विदेशी कानून फर्मों के लिए भारत में लॉ प्रैक्टिस की इजाजत दे दी है। एक नोटिफिकेशन के मुताबिक अब तक भारतीय लॉ परिषद किसी भी रूप में विदेशी वकीलों और कानूनी फर्मों को भारत में प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब काउंसिल के ज्वाइंट एडवाइजर, अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की चर्चा के बाद इसे अनुमति दे दी गई है। नए नियम के मुताबिक विदेशी वकीलों और लॉ फर्मों को भारत में प्रैक्टिस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। यह रजिस्ट्रेशन सिर्फ 5 सालों के लिए मान्य होगा और 5 साल बाद फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। बीसीआई के मुताबिक इससे भारत में कानूनी पेशे को मजबूती मिलेगी। यह भारतीय वकीलों के लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि देश में विदेशों से आने वाले वकीलों से जो कंपटीशन होगा वो बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ने से वकालत का पेशा जो है वो और ज़्यादा सुदृढ़ होगा। बीसीआई का दावा है कि इस फैसले से भारत में लॉ प्रैक्टिस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसे पूरी तरह से नियमों के दायरे में ही लागू किया जाएगा। भारत में विदेशी वकीलों के प्रैक्टिस को अचानक से ही मंजूरी नहीं दी गई। 2007 से लेकर 2014 के बीच बीसीआई ने तमाम राज्यों के बार काउंसिल्स और बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ जॉइंट कंसल्टेटिव जो कॉन्फ्रेंस है उनमें इसको लेकर चर्चा की। इस पर मंथन हुआ, आपस में बातचीत हुई और चर्चा के बाद एक लंबे चर्चा के बाद, होमवर्क के बाद इस फैसले को अब जाकर मंजूरी मिली है। एक आम आदमी के लिए इस फैसले के क्या मायने हैं, थोड़ा और इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह सर मौजूद हैं। विकास सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अब क्या बदल जाएगा सर, विदेशी लॉ फर्म्स को, विदेशी लॉयर्स को प्रैक्टिस करने की अनुमति मिलना भारत में, इसके क्या मायने हैं सर?
देखिए, एक तो आपकी समझ में थोड़ी सी गलती है, क्योंकि इनको प्रैक्टिस करने का अनुमति नहीं दिया गया ओके। इस रेगुलेशन में भी और रूल में। इसमें सिर्फ वो यहाँ पे ऑफिस खोल सकते हैं ओके। रजिस्टर होने के बाद, और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इतनी कठिन कर दी है कि उसमें हर कोई रजिस्टर उसमें हो भी नहीं पाएगा। और रजिस्टर होने के बाद भी वो सिर्फ जो अपने देश के कानून के बारे में यहाँ सिर्फ वो राय दे पाएंगे, और हमारे कोर्ट में कहीं अपीयर करने की उनकी कोई अनुमति नहीं है। तो इसलिए वो जो 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 एक खुला है बाहर के वकीलों के लिए, बड़ा ही लिमिटेड तरीके से खुला है कि वो यहाँ पर एक ऑफिस बैठा पाएंगे रजिस्ट्रेशन के बाद, और यहाँ के वकीलों को एंगेज कर पाएंगे जो बिल्कुल इंडियन वकील है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है। और जहां तक उनका काम करने का सवाल है, वो सिर्फ एक मिनट, मुझे लगता है कि आपने जो बात बोली है सर, यस सर, आपने जो बात बोली है सर, बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली है। देश के कानून का, यस सर, आपने जो बात बोली बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली है। अपने दर्शकों को आपने जो बताया उसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। विकास सर का साफ तौर पर ये कहना है कि जो विदेशी लॉयर्स हैं उनको भारत में प्रैक्टिस करने की एज सच अनुमति नहीं मिली है। उन्हें भारत में लॉ फर्म खोलने की इजाजत मिली और उसमें भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बड़ी कठिन कर दी गई है। तो जो प्रैक्टिस, जो प्रचलित शब्द जो आ रहा है मीडिया में, वो दरअसल तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। ये विकास सर ने अभी अभी इसको क्लियर किया है, उन्हें प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं मिली है। यस सर, प्लीज कंटिन्यू सर। बिल्कुल सही बात। और जब ये लॉ फर्म यहाँ पे आएंगे तो इनके साथ और साथ साथ कई और उनके सुविधाएं दी गई हैं कि दूसरे फॉरेन लॉ फर्म के साथ ये मिल के भी काम कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा इसमें महत्वपूर्ण ये निर्णय ये है कि कोई भारतीय वकील अगर इनके लॉ फर्म में पार्टनर होगा, तो भले ही वो हमारे बार काउंसिल में रजिस्टर्ड क्यों ना हो, पार्टनर होने के बाद फिर उस पे भी सारी जो नियम फॉरेन लॉ फर्म वाली है वही लगेगी। और वो पार्टनर बनने के बाद वो भी कोर्ट में अपीयर नहीं कर पाएगा, और कोई भी कोर्ट में वो दलील नहीं दे पाएगा, या किसी कोर्ट या ट्राइब्यूनल कहीं पे भी नहीं उसका पेशी कर पाएगा। तो इसलिए जो ये खोला गया है। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी इसमें वो है, रूल में है कि जैसे हमारे बार काउंसिल के जो हम लोग जैसे मेंबर है बार काउंसिल के, तो हमारे खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। और डिसिप्लिनरी एक्शन लेने में बहुत सी प्रक्रिया हमारे खिलाफ हो सकती है, लेकिन उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया जाएगा, उनका सिर्फ लाइसेंस रद्द किया जाएगा अगर उन्होंने कोई भी जो शर्तें हैं परमिशन की आने की यहाँ पे उस शर्त को नहीं माना, तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लगेगा। सो इसलिए वो जो डिसिप्लिनरी एक्शन हमारे भारत के वकीलों पर जो है वो उन पे नहीं लागू नहीं होगा, और वो सिर्फ उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन रद्द करने के पहले उनको एक सुनवाई का मौका दिया जाएगा। तो इस एक तरह से लिमिटेड तरीके से खोल, और मेरे को लगता है कि भारत आज के दिन में एक बहुत ही उभरते देश में उसकी गिनती की जा रही है। इसलिए धीरे-धीरे खोलना लाजमी है। बिल्कुल, शायद खोलना पॉसिबल हो पाए। एब्सोल्युटली सर। सर एक चीज और समझाएं कि इससे भारतीय जो वकालत का पेशा है उस पर क्या असर पड़ेगा? ये उसके लिए पॉजिटिव है, न्यूट्रल बात है, या नेगेटिव है? भारतीय आपकी कनेक्टिविटी में थोड़ा इश्यू आ रहा है, मैं अपनी टीम से बोलूंगा। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर क्लैरिटी लेनी है, तो थोड़ा सा अपनी टीम को मैं बोलूंगा कि सर के साथ ये ठीक कर लें कनेक्टिविटी का इशू। तो कुल मिला के देखिए, अभी तक जो बात उभरकर सामने आ रही थी, जब से ये खबर आई तो सब जगह हेडलाइंस में यही चल रहा है कि विदेशी लॉयर्स को और लॉ फर्म्स को भारत में प्रैक्टिस की इजाजत मिल गई है। इसका मतलब ऐसा निकाला जा रहा था कि अब भारत का कोई मामला है तो कोई विदेशी लॉयर हायर करके भी जज साहब के सामने उनसे प्रैक्टिस करवा सकता है या उनसे जिरह करवा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। विकास सर ने अभी अभी ये क्लियर किया है कि उनको प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं दी गई है। हाँ, वो अपना लॉ फर्म भारत पे खोल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए नियम भी जो है बड़े कड़े कर दिए गए हैं, और इसके अलावा भी जो उन्होंने बाकी जो बातें बोली हैं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो,
इसीलिए हमने सर को बुलाया था। सर, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी। तो सर, मैं वही पूछ रहा था कि भारतीय वकालत के पेशे पर इसका इम्पैक्ट का एनालिसिस आप कैसे करेंगे सर? मेरे हिसाब से अभी तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि जब हमारे वकील जो काम कर रहे हैं वो काम वो कर ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए एक तरह से वो कंपटीशन नहीं आएगा। और भारत के वकीलों को थोड़ा फायदा ही होगा, क्योंकि मान लो भारत के वकील को कोई ऐसा मसला है जिसमें कि किसी विदेश के कानून का इंटरप्रिटेशन का सवाल उठता है, तो इन लॉ फर्म्स का उस हद तक सिर्फ फायदा उठा सकते हैं कि उनकी जो कानून है उसको समझने के लिए भारत के वकील को यहाँ पे लोकली हेल्प मिल जाएगा। और बाहर के जो कंपनीज हैं जो यहाँ आना चाहती हैं, उनको यहाँ पे एक बेस मिल जाएगा, लोकल बेस, जिस लोकल बेस को यूज करके वो भारत के वकीलों को एंगेज करने में उनकी सुविधा बढ़ जाएगी। इसलिए एक तरह से देश के लिए अच्छा है, देश के हित में है कि लॉ फर्म यहाँ आए, और लॉ फर्म के आने से बाहर के क्लाइंट्स को या बाहर की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं उनको एक कंफर्ट होगा कि मेरा लॉ फर्म वहां इंडिया पहुंचा हुआ है। और एक और कंफर्ट होगा कि हमारा लॉ फर्म अगर जरूरत पड़ने पर भारतीय वकील को आसानी से इंगेज कर सकता है और उसको इंगेज करने में लोकली रह के उसको अपना केस समझा सकता है। तो ये एक थोड़ा सा लिमिटेड तरीके से एक खुलने का जरूर फायदा होगा देश को। और जहां तक वकीलों का सवाल है, इस रूल से भारतीय वकील को अमूमन मेरे हिसाब से फायदा ही होगा, नुकसान होने का मेरे को कोई ऐसा प्रावधान नहीं दिखाई दे रहा जिससे कि लगे कि कोई जो हम काम कर रहे हैं, यहाँ के वकील जो काम कर रहे हैं, उस काम का कोई अंग या कोई उसका थोड़ा सा भी एलिमेंट इनके पास जाएगा, तो जो काम इंडियन वकील कर रहे हैं वो काम करते रहेंगे। और सहूलियत सिर्फ ये होगी कि अगर बाहर के फर्म को इंडियन वकील को एंगेज करना है तो उनके पास एक रेडिली अवेलेबल एक ऑफिस होगा जहां से वो एंगेज कर सके और एक कंफर्ट बढ़ा सके बाहर के मुल्क के बड़ी बड़ी कंपनियों को कि वो इंडिया में बिजनेस करें, और बिजनेस करने के लिए उनके लोग यहाँ पे एक ऑफिस बैठा पाए। एक आखिरी सवाल सर मेरा, एक उभरता हुआ जो एस्पायरिंग एक वकील जो है, उसके लिहाज से मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि अगर माना वो किसी विदेशी फर्म के साथ जो भारत में रजिस्टर हो पाएगी, अगर वो उनके साथ अपनी सर्विसेज को इंगेज करना चाहता है, तो क्या वो जैसा आपने बताया कि अगर एक बार वो विदेशी फर्म में इंगेज हो गया तो शायद उसे प्रैक्टिस की अनुमति नहीं मिल पाएगी, तो उसके लिहाज से आप क्या देखते हैं? उसके लिए फायदेमंद होगा सर किसी विदेशी फर्म में रजिस्टर होना, या वो भारत में ही उसके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा प्रैक्टिस करना? देखिए, मेरे हिसाब से तो विदेशी फर्म में जैसे वो पार्टनर बना तो उसकी जो इंडियन लॉयर होने की जो सारी जो सुविधाएं उसको प्राप्त है वो सारी खत्म हो जाएंगी। इसलिए अगर फॉरेन लॉ फर्म उसको अलग से हायर करे बिना उसको पार्टनर बनाए तब तो ठीक है, लेकिन उस कंपनी में फॉरेन लॉ फर्म में घुसने पे अब उसको सैलरी अच्छी मिल जाए तो दूसरी बात है, लेकिन वो सैलरी लेकर के उसको ये जो अपना जो राइट टू प्रैक्टिस इंडिया में जो है, इंडियन कोर्ट्स में या ट्राइब्यूनल्स में जो आज के दिन जा सकता है फ्रीली, वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो एक तरह की डिसेबिलिटी उसके अंदर आ जाएगी। लेकिन फॉरेन लॉ फर्म को ये फायदा होगा कि इंडियन लॉ जानने वाला भी एक उनके पास पार्टनर होगा, तो वो उनको एक कंफर्ट होगा, उनके लिए एक फायदा होगा। और फॉरेन लॉ फर्म में अगर कोई इंडियन लॉयर ज्वाइन करता है पार्टनर और ये डिसेबिलिटी सफर करेगा तो जरूर अच्छे सैलरी पे करेगा, जो कि उसको लगेगा कि लुक्रेटिव ज्यादा है प्रैक्टिस करने के बजाय। अगर वो इस परिस्थिति में अगर ज्वाइन करता है तो मेरे हिसाब से तो विन विन सिचुएशन है इंडियन लॉयर के लिए। अगर उसको लग रहा है कि मैं जो प्रैक्टिस में कर रहा हूँ उससे हमको बहुत ज्यादा पैसा वहां मिल रहा है उनके पार्टनर बनने में, भले मेरे को लॉ फर्म में लॉ का काम ना करना पड़े, तो नुकसान मेरे हिसाब से उसको नहीं है, उसको हर तरह से फायदा ही होना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के मौके पर आइए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश, अधिकारों का ज्ञान, ग्राहक बलवान।
जी हाँ, जितना आप अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे उतना ही ग्राहक बलवान होगा। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है, यानी कंज्यूमर के अधिकारों को और मजबूती देने का दिन। एक आम ग्राहक के साथ कैसी भी धोखाधड़ी हो जाए, चाहे जमाखोरी हो, कालाबाजारी हो, मिलावट हो, नापतोल में गड़बड़ी हो जाए, बगैर मानकों के तमाम चीजों की बिक्री हो या कोई दूसरी समस्या, इनसे निजात दिलाने और अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। यानी ये दिन एक उपभोक्ता को उसकी शक्तियां याद दिलाता है, उनके अधिकारों के बारे में उसे जागरूक करता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत काफी पहले से हो गई थी। इसकी जरा हिस्ट्री आपको बताएं। दरअसल उपभोक्ता आंदोलन की नींव सबसे पहले 15 मार्च 1962 को पड़ी, अमेरिका में रखी गई। उस दिन क्या हुआ? उस दिन अमेरिकी कांग्रेस में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने एक भाषण दिया। अब आप कहेंगे कि एक भाषण से इतने बड़े आंदोलन की शुरुआत आखिर कैसे हुई? देखिए, इस भाषण में उन्होंने उपभोक्ता अधिकारों के विषय के बारे में बातचीत की और इस बात पर जोर दिया कि कंज्यूमर क्या होता है, उसके अधिकार क्या होते हैं और उस पर बात करनी क्यों जरूरी है। इससे पहले किसी भी राष्ट्र प्रमुख ने एक आम ग्राहक के अधिकार पर कभी भी इस तरह से बात नहीं की थी और यही वजह है कि उनका यह भाषण काफी प्रसिद्ध हुआ, इस पर काफी मंथन हुआ और बाद में 15 मार्च 1983 से यह दिवस हर साल दुनिया भर में मनाया जाने लगा। अब जरा भारत की बात समझिए। भारत में इसके आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? तो 62 में उधर अमेरिका में इसकी चिंगारी सुलगती है और 60 के दशक में ही एक दो साल बाद यानी कि 1966 में भारत में भी इस पर मंथन शुरू हो जाता है। सबसे पहले मंथन शुरू हुआ मुंबई में। मुंबई में 1966 में इसे लेकर कई बैठकें हुई, कई चर्चाएं हुई। बाद में पुणे में 1974 में बाकायदा एक ग्राहक पंचायत की स्थापना हुई और इसी की देखा देखी कई राज्यों में उपभोक्ता कल्याण के लिए संस्थाओं का गठन किया गया और इस तरह से उपभोक्ता हितों के संरक्षण की दिशा में यह आंदोलन बढ़ता गया और पूरे देश में इस मुद्दे की अहमियत लोगों ने समझी। धीरे धीरे उपभोक्ताओं को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए कई कानून बनने लगे। हमारे देश में 80 के दशक में यह कानून आता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। इसमें उपभोक्ताओं को जल्द, त्वरित और कम खर्च पर न्याय दिलाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। 1986 में इस कानून में जो संसद की ओर से उसे पारित किया गया, लेकिन 1986 का कानून बाद में फिर धीरे धीरे पुराना होने लगा। इसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता जान पड़ी। तो आखिरकार ग्राहकों के साथ आए दिन होने वाली धोखाधड़ी को रोकने और उपभोक्ता अधिकारों को ज्यादा मजबूती देने के लिए देश में फिर 20 जुलाई 2020 को उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू किया गया, जो आज हम देखते हैं जिस रूप में। भारतीय कानून में यह स्पष्ट किया गया है कि ग्राहक यानी कि उपभोक्ता कौन है। उपभोक्ता वो व्यक्ति है, यह बड़ा दिलचस्प है इसकी डेफिनेशन सुनना आप लोगों के लिए, जरा गौर से सुनिए। उपभोक्ता वो व्यक्ति है जिसने किसी वस्तु या सेवा की खरीद के बदले पैसे का भुगतान किया है या भुगतान करने का आश्वासन दिया है। और अधिनियम के तहत अगर इसको थोड़ा सा और विश्लेषित करें तो कोई भी सामान खरीदता है का मतलब और समझिए, किसी भी सेवा को किराए पर लेता है या इसमें प्राप्त करता है, इसमें क्या क्या चीजें, इसमें सारी चीजें आती हैं और यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या टेली शॉपिंग से या डायरेक्ट सेलिंग से या मल्टी लेवल मार्केटिंग से या ऑफलाइन से या ऑनलाइन से कोई भी खरीदारी होगी वो उपभोक्ता के दायरे में आएगी। हां, अगर आप किसी से कोई चीज मुफ्त में लेते हैं तो आप उपभोक्ता नहीं कहलाएंगे। ऐसे में कोई उपभोक्ता किसी प्रकार के शोषण या उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज उठाने का अधिकारी हो जाता है कानूनन, और यहां तक कि अगर आपके साथ कोई ज्यादती हुई है तो आप उसका कंपनसेशन भी मांग सकते हैं, यानी कि क्षतिपूर्ति की मांग भी कर सकते हैं। अब जरा यह भी समझिए कि भारत में ग्राहक किस तरह से अधिकारों से लैस है, कौन कौन से अधिकार आते हैं। तो मोटा मोटी इसमें 5-6 अधिकार हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भारत के हर ग्राहक को उचित मंच पर सुनवाई का अधिकार है। पहला, गलत तरीके से व्यापार प्रथाओं के मामले में उसे शिकायत और सुनवाई का अधिकार है। दूसरा, उपभोक्ता शिक्षा यानी कि उत्पाद और सेवा के बारे में हर जानकारी लेने का वो अधिकारी है। प्रतिस्पर्धी कीमतों पर वस्तु और सेवाओं का अधिकार है। प्रतिस्पर्धी सेवाओं का मतलब कम से कम कीमत पर सस्ते से सस्ता खरीदना उसका अधिकार है, यानी कि वो एमआरपी जो है ना उस पर भी जिरह कर सकता है, उस पर भी कह सकता है कि मुझे इससे कम रेट पर दीजिए। इसीलिए कहते हैं कि एमआरपी पर मोल भाव करना एक अधिकार होता है ग्राहक का।
वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, उसकी शक्ति, उसकी शुद्धता, उसके मानक और रेट के बारे में पूरी जानकारी लेने का अधिकार है। और साथ ही साथ एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि एक उपभोक्ता को उसकी जिंदगी से जुड़ा हुआ, उसकी संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई भी खतरनाक कोई चीज है, खतरनाक उत्पाद है, खतरनाक कोई सेवा है, तो उसकी मार्केटिंग से बचाव का भी अधिकार है। जैसे आपने सिगरेट, शराब वगैरह के विज्ञापनों में देखा होगा, या किसी जहर का विज्ञापन मसलन नहीं हो सकता। तो अभी हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 के मुताबिक अभी और इसका दायरा बढ़ाया गया। डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक सेवा, इसके जरिए ऑनलाइन खरीदारी को भी इसकी सीमा में लाया गया है। इसके अलावा शिक्षा, मेडिकल, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस, हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन जैसी सेवाओं को भी इसमें शामिल किया गया है और उपभोक्ताओं के अधिकारों को अब ज्यादा व्यापक बनाया गया है। और इसके अलावा एक और चीज इसमें है, भारत में जो कानून है उसमें प्रोडक्ट लायबिलिटी है, यानी कि उत्पाद की जिम्मेदारी और झूठे और भ्रामक विज्ञापनों पर रोक जैसे विषयों को भी इसके दायरे में लाया गया है। अब आखिरी बात, अब ये जान लीजिए कि एक शिकायत दर्ज करने का तरीका क्या है। देखिए, कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, आप वहां पर शिकायत कर सकते हैं, लिखित रूप में कर सकते हैं, या फिर edakhil.nic.in यहां पर जाकर भी कर सकते हैं। शिकायत अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते तो रजिस्टर्ड डाक से भी भेज सकते हैं। अपनी शिकायत आप वहां दर्ज कर सकते हैं जहां काम करते हैं। पुराने एक्ट में पीड़ित केवल वहीं शिकायत कर सकता था जहां से उसके साथ जहां धोखा हुआ है, जहां वो व्यापारी रहता है या बिजनेस जहां पर एस्टैब्लिश है, वहां जाकर शिकायत करनी पड़ती थी। अब आप जहां रहते हैं वहीं से शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा 1915 पर कॉल करके शिकायत दर्ज हो सकती है और अब तो व्हाट्सएप के जरिए भी शिकायत की सहूलियत आज ही से मिल चुकी है। तो इसकी तरह जो NCH है, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पोर्टल, उस पर राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल यानी कि 155260 का हेल्पलाइन नंबर भी जोड़ा गया है। तो ये वो तरीके हैं जिनसे आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो ये है उपभोक्ता अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। और उपभोक्ताओं के हितों को लेकर सरकार बेहद गंभीर भी है और इसी कड़ी में सरकार ने कंज्यूमर राइट्स डे के मौके पर आज राइट टू रिपेयर पोर्टल भी लॉन्च किया। यानी कि कंपनियां किसी उत्पाद को रिपेयर करने के लिए अब ना नुकुर नहीं कहेंगी। और सीधा सीधा एक आम भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर कोई प्रोडक्ट आप लेकर आए हैं, चाहे वो कृषि से जुड़ी कोई बड़ी मशीनरी हो, चाहे वो फोन वगैरह हो, आपको उसका मैनुअल पढ़ के खुद से रिपेयर करने का एक तरह से अधिकार मिल गया है। हालांकि ये लॉ नहीं है, फिलहाल सिर्फ एक पोर्टल है, लेकिन ये पोर्टल आपके बड़े काम का है। इसके बारे में पूरी डिटेल समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। उपभोक्ताओं के संरक्षण को लेकर तो देश में पहले से कई सख्त कानून मौजूद हैं। इससे कंज्यूमर्स को फायदा भी मिला है, लेकिन कई बार कंपनियां कानूनी दांवपेच की खामियों को बैसाखी बनाकर अपनी जिम्मेदारियों से बच जाती हैं। लेकिन वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे पर सरकार ने कंपनियों को और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया है। ये कदम है राइट टू रिपेयर का। कंज्यूमर राइट्स डे पर इसे लेकर एक पोर्टल की शुरुआत हो गई है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन सी बला है राइट टू रिपेयर, इससे कंज्यूमर को किस तरह का फायदा मिलेगा, इसके साथ ही राइट टू रिपेयर से कंपनियों पर किस तरह से नकेल कसी जा सकेगी। दरअसल राइट टू रिपेयर पोर्टल पर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स मैनुअल को ग्राहकों के साथ साझा करेंगी। इससे कंज्यूमर को खरीदे गए प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी हासिल हो सकेगी। शुरुआत में इसके तहत मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटोमोबाइल्स और एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स को कवर किया गया है। अक्सर कंपनियां किसी प्रोडक्ट को रिपेयर करने से यह कहकर मना कर देती हैं कि उस प्रोडक्ट के पार्ट अब बनने या आने बंद हो चुके हैं, लेकिन अब कंपनियां ऐसा नहीं कर सकेंगी। इस नए नियम के आने के चलते अब ऐसे प्रोडक्ट ही मार्केट में आएंगे जिसको बाद में रिपेयर कराने में कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो और उसके पार्ट्स मार्केट में आसानी से उपलब्ध हों। कंपनी को एक तो अपने प्रोडक्ट्स के पुराने पार्ट्स भी तय समय तक रखने होंगे। उदाहरण के तौर पर किसी मोबाइल का कोई एक पार्ट खराब हो गया है तो कंपनी पूरे पैनल को बदलने की बात नहीं कह सकेगी, उसे केवल खराब पार्ट को ही बदलना होगा। इससे कंज्यूमर का खर्च कम आएगा। वहीं कंज्यूमर्स अगर किसी थर्ड पार्टी से किसी प्रोडक्ट की रिपेयरिंग कराता है तो उससे प्रोडक्ट की वारंटी गारंटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कंज्यूमर के लिए खराब हो गए प्रोडक्ट की रिपेयरिंग को लेकर ना तो परेशान होना पड़ेगा और ना ही उसके बदले नया प्रोडक्ट खरीदने की कोई उसकी मजबूरी होगी।
राइट टू रिपेयर पोर्टल के इस्तेमाल की बात करें तो सबसे पहले यूजर को इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर होम पेज स्क्रीन पर खुलने पर फाइल एंड कंप्लेंट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका प्रोडक्ट टाइप क्या है उसे सिलेक्ट करना होगा, साथ ही अपनी पूरी डिटेल्स भी भरनी होगी। इसके बाद अपनी शिकायत को सबमिट करना होगा। उपभोक्ता मामलों का विभाग आपकी शिकायत पर कार्रवाई करेगा। इसके लिए उसे कंज्यूमर कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होगी। वहीं राइट टू रिपेयर के नियम के लागू होने से देश में इलेक्ट्रॉनिक कचरे में भी कमी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। घर खरीदने का सपना इंसान के जीवन के सबसे बड़े सपनों में से एक होता है, लेकिन कई बार जागरूकता की कमी और ठगों की नई नई मॉडस ऑपरेंडी के चलते एक आम घर खरीदार के सपने अधूरे रह जाते हैं। इसीलिए वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे पर महाराष्ट्र रेरा ने एक अहम पहल की है। विज्ञापन के जरिए रेरा ने घर खरीदारों को अहम सुझाव दिए हैं। क्या हैं ये सुझाव? मेरे सहयोगी दीपक यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। ओवर टू यू दीपक, बताइए रेरा ने ये 7 मंत्र जो दिए हैं, कौन से मंत्र हैं? दीपक, ये जो 7 मंत्र महारेरा ने दिए हैं, भले ही महारेरा ने दिए हैं, लेकिन ये अप्लाई लगभग सभी रेरा पर लागू होते हैं। आप देश के किसी भी हिस्से में अगर रहते हैं तो इन 7 पॉइंट को अगर फोकस में रखेंगे, अगर इन 7 पॉइंट को ध्यान में रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि रियल एस्टेट में एक अच्छी डील कर पाएंगे, धोखा नहीं खाएंगे और साफ सुथरा सौदा कर पाएंगे। तो वो 7 पॉइंट क्या हैं, सबसे पहले उन पर फटाफट से नजर डाल लेते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि महाराष्ट्र रेरा रजिस्टर प्रोजेक्ट को ही निवेश करें, उसी को ध्यान में रखें। यानी किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप निवेश करते हैं तो ये देख लें कि उसका रेरा का नंबर है कि नहीं है, और उस रेरा के नंबर को रेरा की वेबसाइट पर जाकर एक बार क्रॉस चेक भी कर लें। तो ये सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बताया है। दूसरा पॉइंट है कि बुकिंग पर 10% से ज्यादा पेमेंट अगर करते हैं तो एग्रीमेंट फॉर सेल, ये शब्द जरूर याद रखिए। एग्रीमेंट फॉर सेल, अगर आप 10% का पेमेंट करते हैं या उससे ऊपर का करते हैं तो जरूर करा लीजिए। किसी रसीद पर, एडवांस बुकिंग पर, इस तरह से किसी छोटे मोटे टोकन पे मत करिए। एग्रीमेंट फॉर सेल जरूर करा लीजिए अगर आप 10% या उससे ऊपर का पेमेंट करते हैं। अगला पॉइंट जो है, एग्रीमेंट रेरा की ओर से तय मॉडल एग्रीमेंट के तहत ही होना चाहिए। रेरा ने डिफाइन किया हुआ है अपने मैनुअल में कि एग्रीमेंट फॉर सेल जो होगा उसका मॉडल क्या होगा, उसका प्रारूप क्या होगा, वो पूरी तरह से दिया हुआ है। उसका मैनुअल देखेंगे, वेबसाइट देखेंगे, आपको मिल जाएगा। तो उसी के आधार पर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बिल्डर अपनी शर्त, अपने नियम आपसे करवा ले और आपके जो नियम है उनको वो कहीं से भी दरकिनार कर दे। तो मॉडल एग्रीमेंट बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अगला पॉइंट क्या है उसको भी देख लेते हैं एक बार। एजेंट के जरिए अगर आप डील कर रहे हैं तो एजेंट भी रेरा का रजिस्टर्ड एजेंट ही होना चाहिए। और महाराष्ट्र रेरा में तो एक और अच्छी बात यह है कि जो एजेंट्स हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक कोर्स कराया जा रहा है। वो कोर्स, वो परीक्षा जब वो पास करेंगे तभी उनको रेरा ऑथराइज करेगा। तो रेरा रजिस्ट्रेशन एजेंट का भी जरूर जांच कर लें। और अगला पॉइंट है mahare.mahaonline.gov.in। ये वेबसाइट है महाराष्ट्र रेरा की और उस पर जाके आप प्रोजेक्ट की डिटेल को क्रॉस चेक कर लें। ये बात महाराष्ट्र रेरा की मैं कर रहा हूं, लेकिन इसी तरह से जितने भी राज्य हैं जहां जहां भी रेरा लागू हो चुका है, तमाम राज्यों में लागू हो चुका है, उनकी अपनी एक वेबसाइट है और हर प्रोजेक्ट, हर डेवलपर की डिटेल्स वहां पर दी हुई है। उसको क्रॉस चेक जरूर करें, वो बहुत अहम बात है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। वेबसाइट पर प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट को जरूर सुनिश्चित कर लें। यानी प्रोजेक्ट शुरू कब हो रहा है वो तो सबको पता चल जाता है, मंजूरी मिल गई वो तो सबको पता चल जाता है, लेकिन पूरा कब होगा उसको जरूर जांच कर लें और उसके आधार पर ही आप अपना पेमेंट प्लान वगैरह तय करें। अगले पॉइंट पर बात करते हैं। प्रोजेक्ट कंप्लीशन की डेट मैंने आपको बता दी कि किस तरह से होगी। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा आ जाता है कि अलॉटमेंट लेटर में फ्लैट का जो नंबर है, कारपेट एरिया है, इसका जिक्र होता है, फाइनल पेमेंट का जिक्र होता है, पार्किंग आपको मिल रही कि नहीं मिल रही इसका जिक्र होता है। जो अलॉटमेंट लेटर आपको दिया जाता है उसमें सारी चीजें डिफाइन होती हैं। ऐसा ना हो कि आपने फ्लैट लिया हो, सेकंड फ्लोर पर मिल जाए आपको 12 फ्लोर पर, या पार्किंग आपने 10 नंबर ली हो और 15 नंबर मिल जाए। ये सारी चीजें ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, उसको पूरी तरह से दिया जाता है अलॉटमेंट लेटर में। और आप उसको सुनिश्चित कर लें कि जो कहा जा रहा है, जो बताया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है वही आपको मिले भी। तो ये जो 7 पॉइंट है दीपक, मैं आपको बता दूं कि अगर इनका ध्यान रखेंगे, अगर इनको थोड़ा सा मजबूती के साथ, थोड़ा सा जागरूक रह के आप फॉलो करेंगे तो रियल एस्टेट में धोखाधड़ी के जो मामले इतने ज्यादा आप देखते हैं कि नोएडा में हुए, गाजियाबाद में हुए, मुंबई में भी हुए, तमाम पूरे देश में हमने तमाम सारे, और अक्सर हम शोज करते रहते हैं इन चीजों को लेकर। तो अगर आप इन 7 पॉइंट को ध्यान में रखते हैं तो काफी हद तक बचे रहेंगे।
बिल्कुल, और एक बार फिर जैसा आपने शुरुआत में कहा था कि महाराष्ट्र रेरा ने जरूर ये 7 मंत्र दिए हैं, लेकिन ये लागू होते हैं देश भर के तमाम घर खरीदारों पर। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अगर आपने लोन पर ई बाइक ली है और ईएमआई नहीं भर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी ई बाइक कभी भी चलना बंद हो सकती है। जी हां, चौंकिए मत, पूरी डिटेल्स लीजिए आशीष से। देखिए, बैंक्स और ऑटोमोबाइल जगत से जुड़ी जितनी भी टेक्नोलॉजी, इसमें एक बड़ी क्रांति आई है। दरअसल एक ई बाइक है जिसका नाम है रिवोल्ट मोटर्स। यहाँ पर इनकी तरफ से जो ई बाइक है, इसकी विशेषता ये है कि इसमें एक चिप लगी हुई है और ये चिप ट्रैक करती है कि जो कस्टमर है जो बाइक चला रहे हैं उन्होंने अपनी ईएमआई का भुगतान समय से किया है कि नहीं किया है। और इंटरेस्टिंगली अगर ईएमआई का भुगतान नहीं किया है तो ये बाइक जो है बिल्कुल उसी समय जो ड्यू डेट होगी उसमें काम करना बंद कर देती है। तो ग्राहक के पास विकल्प 2 ही बचते हैं, या तो इस्तेमाल करना बंद कर दे और बैंक उससे ले जाएगी, या फिर एनबीएफसी जिसने लोन लिया है वो बाइक को ले जाएंगे, या फिर ईएमआई का भुगतान करना पड़ेगा। जो इनिशियल ट्रेंड्स है वो इशारा कर रहे हैं कि जब से इस चिप के माध्यम से इस्तेमाल शुरू किया गया तब से कोई भी डिफ़ॉल्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, और इनफैक्ट ग्राहकों की तरफ से जो एनपीएस है वो भी लगभग बिल्कुल जीरो की तरफ हो गए। तो एक बड़ी क्रांति है पूरे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ऑटोमोबाइल्स के लिए, जिसकी शुरुआत रिवोल्ट ने किया। और भारत में पहला ही ऐसा केस है जिसमें चिप के माध्यम से आपकी ईएमआई को ट्रैक किया जाएगा, और अगर आपने नहीं भरी है ईएमआई तो आपकी जो मशीन है या फिर आपकी जो गाड़ी है, बाइक है, वो काम करना बंद कर देगी। अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने के बाद भले ही दुनिया भर के बाजारों में डर का माहौल है, लेकिन भारतीय बैंकों के लिए इसे एक अवसर के तौर पर भी देखा जा रहा है। बैंकों के संगठन इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव सुनील मेहता मानते हैं कि इसमें भारतीय बैंकों के लिए मौके पैदा हुए हैं। मेहता के मुताबिक अमेरिका में भारतीय बैंकों की शाखाओं में स्टार्टअप्स खाता खोलें, इसके लिए बैंक कोशिश कर रहे हैं। भारतीय बैंक भी अमेरिका में उन स्टार्टअप्स को क्लेम दिलाने में मदद कर रहे हैं। इंडियन बैंकिंग सिस्टम डेफिनेटली हेल्प करेगा। जैसे किसी को अगर अकाउंट्स की ज़रूरत है तो उसको अकाउंट देंगे, किसी को क्लेम लॉन्च करना है तो क्लेम करने में वी कैन हेल्प दें। और जो दूसरा सबसे बड़ा कारण जो चीज़ है जिसमें हम करते हैं कि एक सोर्स ऑफ फंडिंग था बहुत सारे स्टार्टअप्स के लिए एसवीबी। अगर उस बैंक के कोलैप्स हो गया तो स्टार्टअप्स को अब फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी डोमेस्टिक सोर्सेज से। तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि वो देख सकते हैं कि जो स्पेस एसवीबी के कोलैप्स के कारण से इंडियन स्टार्टअप्स में, बिकॉज इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड का 2nd नंबर पे लार्जेस्ट सेटअप हमारे पास में है, तो इस स्टार्टअप को फंडिंग करने के लिए इंडियन बैंकिंग सिस्टम के पास में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, और दे कैन डिज़ाइन द न्यू प्रोडक्ट्स एंड कैन सपोर्ट दी स्टार्टअप्स। अलग अलग बैंकों के हेल्पलाइन नंबर न केवल याद रखना मुश्किल होता है, बल्कि कई बार इंटरनेट सर्च करने पर फर्जी नंबर से ग्राहकों को चूना भी लग जाता है। आईबीए के चीफ एग्जीक्यूटिव सुनील मेहता ने बताया कि बैंक ग्राहकों की इसी दिक्कत को दूर करने के लिए एक कॉमन हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था इसी साल शुरू हो सकती है। इसके दोनों पक्षों को देखना है कि कहीं एक यूनिफॉर्म नंबर होने से कि डिले बढ़ ना जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जब एक भी यूनिफॉर्म नंबर होगा तो उस नंबर से अल्टीमेटली वो चीज़ उस पर्टिकुलर बैंक के कॉल सेंटर पे जाएगी। तो एक एडिशनल लेयर हम क्रिएट कर रहे हैं, तो वो लेयर हम इतना एफिशिएंटली क्रिएट करें कि टाइम लैग ना बढ़ जाए। इसी के साथ इंडिया 360 में आज बस इतना ही। हैशटैग याद रखिए, हैशटैग #ZIndia360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।